कल हमने क्या किया था, वेरिएशन देखी थी एक तो हमने विद डाइल्यूशन। तो लेट अस रिवाइज द टॉपिक। 4 पैरामीटर्स की हमने वेरिएशन देखी थी। वेरिएशन ऑफ, आपको नाम बताने होंगे, मैं सिंबल लिख रही हूँ, देखूँ आप क्या पढ़ रहे हो। चलो कौन बताएगा? मान्या, चारों के नाम बताओ। मैम कंडक्टेंस, फिर कंडक्टिविटी, फिर ये मोलर कंडक्टेंस, फिर इक्विवेलेंट। ठीक है। विद डाइल्यूशन मतलब हम उसमें सॉल्वेंट डाल लें तो क्या इफेक्ट आएगा, कंसंट्रेशन कम होगी, हमें पता है। तो जी पे क्या इफेक्ट आता है पिया? डाइल्यूशन करने से जी पे क्या इफेक्ट आता है? जी increase. It increases. What is the reason? Like if you add the solvent, the interionic forces will decrease and ions mobility will increase, leading to increase in the conductance. And what happens to conductivity? कौन बता सकता है? कौन कौन आ गया? हाँ, conductivity decreases because it is the conductance of 1 ml solution. So if we add the solvent, so number of current carrying species per unit volume decreases. क्या लिखेंगे हम? ये क्वेश्चन आता होता है कि कैपा क्यों डिक्रीज होता है डाइल्यूशन से। तो इसका स्पेसिफिक वर्ड क्या है? नंबर ऑफ करंट कैरिंग स्पीशीज दैट इज आयंस डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। एंड लैम्डा m and lambda equivalent, ये they both increase. Why? Because they are multiplication of kappa and V. No doubt kappa decreases but volume increases and the volume factor is dominant. That's why दोनों increase हो जाते हैं। ये तो जनरल बात थी। उसके बाद पर्टिकुलरली मोलर कंडक्टेंस की वेरिएशन हमने समझी थी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसमें एक पॉइंट बताना है और जो हमने किया था वो तो किया ही था, वो रिवाइज करते हैं। ग्राफ बिटवीन lambda and c लिख देते हैं। c means at any concentration with respect to under root of concentration. Strong electrolyte will show this type of graph and weak electrolyte will show this type of graph. So what are the different points? So strong electrolyte में क्या पॉइंट है कि इंक्रीज तो हो रही है जब डाइल्यूट करते हैं, मतलब कंसंट्रेशन जब कम होती है। लाइक इस कंसंट्रेशन पे इतनी थी कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन कम हुई तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, बट उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है स्ट्रॉन्ग में। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है तो वो पहले ही ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएटेड है। नंबर ऑफ आयंस पहले ही बहुत ज्यादा है। सिंपल सॉल्वेंट डालने से, पानी डालने से क्या होगा? आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ आयंस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट वीक के केस में देयर इज अ स्टीप राइज विद डाइल्यूशन। रीजन? क्योंकि वो वीक है। वीक में अल्फा भी बढ़ता है डाइल्यूशन से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही बढ़ जाती है। मतलब आयंस का नंबर ही, मतलब ऐसे करो, बहुत गुना बढ़ जाता है, बहुत टाइम बढ़ जाता है, जिसके कारण एकदम से वैल्यू जो है बहुत हाई जाती है। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा था। हरगुन, इसका नाम क्या है? क्या लिखा है मैंने बेटा? ये इट इज द, यस मैम लिमिटिंग, yeah, it is the limiting molar conductivity, or we can say molar conductivity at infinite dilution when the concentration approaches to zero value, and it is the point of our interest. For strong we can find its value just by extrapolating the graph. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन को जीरो नहीं बना सकते हैं। तो ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके हमें पता है कि यहाँ पे कट रहा है, कंसंट्रेशन जीरो है, तो ये लैम्डा एम नॉट हो गया। बट वीक के लिए क्योंकि इसके पैरेलल जा रही है तो कट नहीं रहा, तो हमको नहीं मिलती। कैसे ढूंढेंगे? देयर इज ऑल्टरनेटिव मेथड। कल तुमको लास्ट में मैंने बताया था, कोल्ड लॉ हमने पढ़ने। ठीक है, वो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और तुम लोग नोट कर लो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस हमने सारा समझ लिया। उसके लिए बेटा एक इक्वेशन भी होती है। उस इक्वेशन का ऐसे एक्सप्रेशन है, lambda mc is equal to lambda m naught minus a under root c। ये इक्वेशन को बोलते हैं
डिबाय साइंटिस्ट के नेम पे है, डिबाय हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन। स्ट्रॉन्ग के लिए लगती है ये। क्या है ये? लैम्डा एम सी तुमको पता है, इट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन। इट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ए बेटा एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, ए इज अ कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे इस केस में KCl हो गया, मोर ओवर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, मोर ओवर नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता होता है कि कौन से सॉल्वेंट में आप रीडिंग ले रहे हैं, कौन से सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाया। तो ये इक्वेशन हमको क्या बताती है? वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, और यू कैन से विद डाइल्यूशन। डिबाय हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन है। Now moreover you can compare it this equation with straight line, y is equal to mx plus c, isn't it? Like we are drawing the graph between lambda mc and under root c. इसका मतलब सपोज ये y है, ये हो गया x। तो कई बार स्लोप पूछ लेते हैं, तो स्लोप क्या आएगी इसमें बताओ, और इंटरसेप्ट क्या आएगा और स्लोप क्या आएगी? खुद से बताओ भाई। इंटरसेप्ट लैम्डा एम नॉट है और स्लोप क्या है? -a। आगे बात समझ में? नेगेटिव है ना स्लोप, पता है ना, ऐसे ग्राफ की नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव है। हमारा जो ग्राफ KCl का ध्यान से देखो, ऐसी स्लोप ही दे रहा है वो, इसीलिए स्लोप -a है। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकता है कि ये जब ग्राफ बनाते हैं स्लोप क्या होती है, तो पता होना चाहिए -a है, इंटरसेप्ट क्या होता है? लैम्डा एम नॉट। ठीक है, ये बताना था एक्स्ट्रा। अब हम स्टडी करेंगे कोलरॉश लॉ। बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बेटा एक साइंटिस्ट था, इसने कुछ स्टडी करी थी, तो जो इसने अपनी ऑब्जर्वेशन बताई वो हम देखते हैं कि इसने क्या बताया। तो इसको कोलरॉश लॉ बोल देते हैं, या कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये भी बोल देते हैं। कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, नाम से भी कुछ कुछ क्लियर होता है। माइग्रेशन वर्ड क्या होता है? इधर उधर जाने को, कहीं जाते हैं ना, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। माइग्रेशन मतलब मूवमेंट बेसिकली। तो कोलरॉश ने बेटा कुछ रिसर्च करी और उसने ये पता किया कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्टडी करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्टडी करते हैं, उसने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्टडी करी, जैसे NaCl, KCl, NaBr, KBr, NaI, Ki, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की उसने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्टडी करी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उसने एक रिजल्ट निकाला। उसने क्या रिजल्ट निकाला, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि each ion contributes its specific, or you can say independent, यहाँ पे वर्ड लगाओ, makes वर्ड बेटर रहेगा। each ion makes its independent contribution to molar conductivity of electrolyte irrespective to the nature of the other ion।
irrespective to the nature of the other ion at infinite dilution. Now what is the meaning of the line जो हमने लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? Let's see. उसने इतनी सारी रिसर्च करके बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग वाली कंडक्टिविटीज, मोलर कंडक्टिविटीज से रिसर्च करके कंक्लूजन निकाला कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हैं, उस टाइम पे उनमें जो आयंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट NaCl स्टडी किया, दूसरा मैंने इलेक्ट्रोलाइट NaBr स्टडी किया, ठीक है? तो Na, जब तुम इसमें पानी डालोगे दोनों में, तो ये आयंस बन जाएंगे इसमें और ये आयंस बन जाएंगे इसमें। बात हो रही है सिर्फ लिमिटिंग की, ध्यान रखना ये आयन सिर्फ लिमिटिंग पे एप्लीकेबल है कि जब हमने इनको इन्फिनिटली डाइल्यूट कर दिया तो NaCl में Na प्लस जो अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है टुवर्ड्स द लैम्डा m नॉट वैल्यू, उतनी ही वैल्यू Na प्लस NaBr के केस में भी कंट्रीब्यूट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं दोबारा बताती हूँ, उसने क्या रिजल्ट निकाला कि कोई भी आयन अपनी इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयन। Na प्लस की जितनी कंट्रीब्यूशन लिमिटिंग वाली वैल्यू में टोटल में, ये देखो ये जो लैम्डा m नॉट मैंने लिखा है ये किसकी लैम्डा m नॉट है? NaCl की टोटल है। उसमें Na आयंस की भी कुछ होंगी और Cl के आयंस की भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगी। इसकी देखें तो उसमें Na के आयंस की कुछ कंट्रीब्यूशन होगी, कुछ कंट्रीब्यूशन ब्रोमाइड आयंस की होगी। तो उसने ये देखा कि जो कंट्रीब्यूशन Na के आयंस इसमें दे रहे हैं उतनी ही कंट्रीब्यूशन सोडियम के आयंस NaBr वाली वैल्यू में ही दे रहे हैं, प्रोवाइडेड वैल्यू हम लिमिटिंग वाली स्टडी कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो इस पे नहीं डिपेंड कर रहा कि Na जो है यहाँ पे Cl के साथ लगा है या NaBr के साथ लगा है। पता लग गया क्या बताया मैंने? तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि आयंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं। तो ये जो रिजल्ट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना। मान लो कि मैंने इसकी लिमिटिंग वाली वैल्यू का एक्सप्रेशन लिखना है, तो मैं इसको ऐसे सेपरेट करके लिखूंगी। ये नेट कंक्लूजन था कोलरॉश का। क्या मतलब है? ये लैम्डा m टोटल का NaBr इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग वाली वैल्यू को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की आयंस की अलग अलग की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनके लिए कॉमन वर्ड होता है लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज। ये क्या है? ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट की है, इसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली मान लो मुझे NaCl की लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगी? ये लैम्डा m फॉर मोलर नॉट फॉर लिमिटिंग। सोडियम के आयन की कितनी वैल्यू है प्लस ब्रोमाइड के आयन की कितनी वैल्यू है। अब मान लो मुझे लिखना है BaCl2 की, इसको क्या पढ़ते हो? बेरियम क्लोराइड। अच्छा तुमको मालूम है बेरियम क्लोराइड ब्रेक करेगा तो कौन से आयन देगा? Ba2 प्लस प्लस 2 क्लोराइड आयन। तो इसको कैसे लिखेंगे? बेरियम के आयंस की लिमिटिंग वैल्यू प्लस क्लोराइड के आयन की लिमिटिंग वैल्यू, बट ये आगे 2 आएगा। क्यों 2 आया? क्योंकि 2 क्लोराइड के आयंस थे, तो इसकी जितनी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब मान लो मुझे लिखना है, तुम लोग ले लो फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट पता है ना, Fe+3 होता है, सल्फेट क्या होता है? 2 नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला बन गया। इसकी लिमिटिंग वाली वैल्यू को मैं कैसे, अच्छा ये ब्रेक करके क्या देता है? 2 फेरिक के आयंस, 3 सल्फेट के आयंस। तो इसको कैसे लिखोगे कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग? 2 टाइम्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फेरिक आयन प्लस 3 टाइम्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सल्फेट आयन। Is this point clear to all?
मैम न्यूमेरिकली हमें आयंस की लिमिटिंग वैल्यू कैसे पता लगेगी? गिवन होगी, आयंस की गिवन होगी, आपको टोटल पूछेगा तो आपको ये समझा रहा है कि एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, आपको सिंपली ऐड करना है और कुछ नहीं है, समझ गए? मैम और फिर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती थी ना लिमिटिंग की, सबसे मैक्सिमम जिससे स्लोप नीचे आ रही थी हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग। लिमिटिंग वाली ज्यादा होगी नेचुरली, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम हो चुकी है। लिमिटिंग पे हम ये मान के चलते हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, समझे बात मेरी? ओके अच्छा, इसमें आ ठीक है मैम, हाँ, समझ आ गई। और ये एक अजम्पशन भी मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जब इनफिनाइट डिल्यूशन हो जाती है ना, तो स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक दोनों कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। ये अजम्पशन चलेगी इस लॉ में। क्या अजम्पशन है? कि एट इनफिनाइट डिल्यूशन both strong and weak electrolytes dissociate completely. मैम बट प्रैक्टिकली भी डिसोसिएट हो ही जाएंगे जितना डाइल्यूट करेंगे हाँ इनको। मतलब थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है क्योंकि वीक है, बट फिर भी हम ये मान के ही चलेंगे। मतलब ये एक्सप्रेशन जो कलरोश ने सिखाया हम वीक के लिए भी लिख सकते हैं, ये बताना चाह रही हूँ मैं। अब मान लो मैम वो फिर जो हीट भी तो कुछ रिलीज होएगी क्या, हाँ वो तो सारा होगा डाइल्यूट। ही, बिल्कुल वो तो हाइड्रेशन इंथैल्पी वगैरह, लैटिस और हाइड्रेशन सारा दोनों काम करेंगे, बिल्कुल तभी ब्रेक होगा। अब ये एसिटिक एसिड है, इसको कैसे लिखोगे? ये कौन कौन से आयन में ब्रेक होता है भाई? एसिडेट आयन की लिमिटिंग वैल्यू प्लस हाइड्रोजन आयन की लिमिटिंग वैल्यू। तो हमें जो कोलरॉश लॉ है बेसिकली वो क्या बताता है? पहली बात तो वो लिमिटिंग के लिए एप्लीकेबल है। वो वो हमको ये बताता है कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे क्या होता है, हर एक आयन की अपनी एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाती है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आयन विच इज अटैच्ड टू इट। इसीलिए हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग वाली जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं एज सम ऑफ देयर इंडिविजुअल आयनिक वाली वैल्यूज के। वो तो पता ही है कि मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा जितने वो आयंस देंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो यस बताओ मैम। पहले लॉ में। अब मैंने आपको ये लॉ बताया क्यों है, क्यों हम इस पे पहुंचे थे? क्योंकि हमने शुरू में ये देखा था कि जो वीक वाला है उसकी हम ग्राफ से लिमिटिंग वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे थे, तो हमने ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढा था। वो ऑल्टरनेटिव मेथड हमारे पास कोलरॉश लॉ की फॉर्म में आया, तो हमने समझा कि कोलरॉश लॉ पहले तो देखा कि होता क्या है। कोलरॉश लॉ सिंपली ये बताता है कि लिमिटिंग में जो पूरा इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी जो वैल्यू है उसको हम उसके इंडिविजुअल आयंस की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐड करके। फिर इससे भाई फायदा क्या, हमारा पर्पस कैसे सॉल्व हुआ कि हम वीक वाले की कैसे फाइंड करेंगे, वो मैं आप तुमको बताती हूँ। तो इसका टॉपिक का हेडिंग ये बनेगा एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। बेटा बाकी लोग नहीं बोल रहे, क्या तुमको कोलरॉश लॉ समझ में आ गया? मानने ही बोल रही है। कोई डाउट है तो देखो पूछ लो। यस प्लीज रिप्लाई मी एवरीवन। पिया, मैम आ गया। हरगिल, आ गया आ मैम। गया मैम। ओके। अब एप्लीकेशन में फर्स्ट देखो, फर्स्ट तो एप्लीकेशन वही है जो हमें सबसे प्यारी है। क्या है सबसे प्यारी? हम चाहते हैं कि हमें लिमिटिंग वैल्यू पता चल जाए। किसकी पता चल जाए भाई बताओ? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक। तो पहली एप्लीकेशन क्या हुई? टू फाइंड द लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। निखिलेश लैम्डा एम नॉट का क्या नाम है बताना फटाफट। प्रेजेंट है ना? हाँ, नाम बताओ। लैम्डा एम नॉट क्या होती है निखिलेश, क्या होता है लैम्डा एम नॉट? इतना टाइम लगाते हो ना, बताओ। कि मैम खुद ही बोल देंगे तब तक तो, है ना? बोल चल जल्दी, क्या है ये? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कब से मैं चिल्ला रही हूँ ना बार बार, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। याद रखना इसको। ये भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, बट ये अकेले अकेले आयन की है तो इसके लिए आयनिक वर्ड यूज हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे पता चले?
वीक की ग्राफ से तो पता नहीं लगती, तो ये लॉ कैसे हेल्प करेगा, ये पता करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, सीधा न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी का ही बेटा लिया मैं न्यूमेरिकल। एग्जांपल हैगी है सॉल्व 3.8। लिख लो जरा फटाफट, दी स्टेटमेंट लिख लो पहला। ऐसे ही देगा वो, न्यूमेरिकल में ऐसे ही दिया हुआ है। सिंबल्स के साथ दोस्ती कर लो, नहीं तंग करेंगे तुम्हें बहुत ज्यादा, फिर पेपर में घूम जाओगे कि पता नहीं क्या हो रहा है इतने ज्यादा, हम तो नाम ही भूल गए। मैम ये सोडियम एसीटेट है। हाँ ऐसे ही लिखा होगा, मैं बताने ही जा रही थी, ये सोडियम एसीटेट है। मैं करूंगी बेटा न्यूमेरिकल, आप जस्ट मुझे फॉलो करना ध्यान से। फुल कंसंट्रेशन से लेक्चर लगाया करो ताकि चीजें तुम्हारे अंदर चली जाएं प्रॉपरली। ये क्वेश्चन है, लेट्स सी। देखो क्या बोला, वो कहता कि लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की, HCl की, और ये अब इसका फॉर्मूला आना चाहिए। ये एसीटेट क्या होता है, CH3COO, ये है बेटा, इसको ऐसे ही लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। AC मतलब CH3CO, और ये आगे लिखा जाता है। ये 3 इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हारे पास, तीनों की तुमको वैल्यू दे रखी है लैम्डा एम नॉट की। पूछी क्या है, ये भी एम ही है, कई बार भूल जाते हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना। लिमिटिंग वाली वैल्यू आपको निकालनी है इसकी। अब ये बता सकते हो क्या है, ये एसिटिक एसिड है, ये देखो एसिटेट और H, तो ये एसिटिक एसिड बन गया। एसिटिक एसिड पता है हमको कि वीक है ना, वीक की डायरेक्ट नहीं पता लगती, तो ही उसने क्वेश्चन पूछा है, तो क्या करेंगे, प्लीज फोकस। 3 की दे रखी है, तो मैं कोलरॉश लॉ की हेल्प से मैं अभी बता रही हूँ कि बोर्ड में कैसे परफॉर्म करना है। एक क्वेश्चन करते ही तुमको इतना इजी लगेगा कि तुम बिना उसको इक्वेशन लिखे कर पाओगे, बट बोर्ड में इक्वेशन लिखनी जरूरी होती है, यानी नंबर नहीं देने उन्होंने। कोलरॉश लॉ ने क्या सिखाया कि टोटल को क्योंकि ये लिमिटिंग वाली है, हम इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू इतनी है, यूनिट हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर HCl की हम कैसे लिखेंगे, कौन कौन से आयन देता है, ये हमें तो ऑलरेडी पता ही होते हैं। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 425.9। एक और दिया, क्या दे रखा है, सोडियम एसिटेट, ये सॉल्ट है बेटा। सॉल्ट तो सारे ही पूरी तरह ही ब्रेक होते हैं, पता है तुमको। तो इसको कैसे लिखेंगे, एसिटेट की प्लस सोडियम की, इसकी 91 है, ठीक है। अब क्या करें, निकालनी किसकी है, एसिटिक एसिड की निकालनी है, वो मैं अगले पेज पे नहीं जा सकती क्योंकि मुझे चाहिए, इसलिए मैं रब कर दे रही हूँ इसको। ये 3 गिवन है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। 1 2 3 कर लो। एंड व्हाट इज योर रिक्वायर्ड, we want the limiting value for acetic acid. How you can write it, it will be sum of the acetate ion plus hydrogen ion, ठीक है। अब इस कैसे सॉल्व करना है, मेरी बात सुनो। इसकी वैल्यू हमको चाहिए, हमारे पास नहीं है, तो इसमें कौन कौन से आयंस आ रहे हैं बेटा, एसीटेट और H प्लस आयंस आ रहे हैं। इनकी वैल्यूज कहीं से हमें साथ में मिल जाए, ये दोनों कैसे मिल सकते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को ध्यान दो। 3 में एसीटेट आयन बैठा है, 2 में कौन है, H आयन बैठा है, एक्स्ट्रा भी है कोई बात नहीं, उसको अपन डील कर लेंगे। तो मैं सेकंड और थर्ड को ऐड कर दूं तो मेरे ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, है ना। तो क्या करते हैं अपन, ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, करो जरा ऐड। जल्दबाजी नहीं करनी, पहली बार सीख रहे हो तो शांति से पूरा लिखो। इसके ये दोनों है प्लस, अब ये मत ऐड करने बैठ जाना, आयंस ऐड करने हैं,
ऐसी बातें भी मुझे बतानी पड़ती हैं क्योंकि तुम लोग ये गलतियां करते हो। अब आयंस, ये आयन इकट्ठे आ गए, कुछ कुछ हम पास पहुंचे हैं। अब तुमने इक्वेशन ऐड करी है तो इनकी वैल्यूज भी ऐड करनी पड़ेंगी। बच्चे क्या करते हैं, कई बार ये भूल जाते हैं ऐड करनी, तो फिर नंबर कट जाते हैं। बताओ मुझे ऐड करके कितना आ रहा है? मैम 516.9। ऐड करके इतना आया, ठीक है। अब क्या करें, अब हमें चाहिए तो ये दोनों है, ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इसको हटाने के लिए ये जो तुम्हारी नई इक्वेशन बनी, लेट इट बी 4, इसको मैं 4 बोल देती हूँ, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 4 माइनस 1 करना जरा। 4 माइनस 1 करो, क्या होगा? जो 390.5। जो एक्स्ट्रा है वो कट जाएगा। तो ये हो गया, और 1 में माइनस करना है तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, इसके आगे माइनस आ जाएगा, और क्लोराइड वाली, ठीक है। तो एक कैंसिल है, नल हो गया। बचा क्या, जो चाहिए था सिर्फ वो बचा, आंसर आ जाएगा। तो 516.9 माइनस फर्स्ट में कितना था, 126.4, कितना आ रहा है करना, 126.4, मैम 390.5। हाँ 390.5। जो नेट निकालोगे उसमें यूनिट जरूर लिखने हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, आंसर आ गया। समझ लग गई, सिंपल है। यस मैम। तो हमें देखो वही प्रॉब्लम जो थी ग्राफ में, हमें वीक की नहीं मिल रही थी, और रॉश लॉ ने हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी, हम वीक की भी फाइंड कर ली, दैट्स इट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। और सिंपल देखो, और भी मतलब एक चीज कई बार क्या करते हैं, आयनिक वाली दे देता है, तुमको टोटल निकालनी होती है। एक क्वेश्चन था मैंने रखा, हाँ, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.7 ही है बेटा। देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है वो, ये तो तुम एक सेकंड में कर दोगे। कहता कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर कैल्शियम क्लोराइड भी फाइंड करनी है एंड मैग्नीशियम सल्फेट भी फाइंड करनी है फ्रॉम द डाटा गिवन इन द टेबल। तो एनसीईआरटी क्या करती है, दोबारा लिखने की कष्ट नहीं उठाती, बोल देती है टेबल देख लो, पेपर में दिया होगा। कैल्शियम आयन की वैल्यू, यूनिट लिख लेना, टेबल से लिख के दे रही हूँ मैं। क्लोराइड की है इतनी, और मैग्नीशियम आयन की वैल्यू 106, and sulfate ion is given 160। कर सकते हो ये क्वेश्चन? यस मैम। चलो करो सभी लोग, लिखना आना चाहिए, इसकी निकालनी है और इसकी लैम्डा वैल्यू निकालनी है। कैल्शियम क्लोराइड वाले को कैसे लिखोगे, अलग अलग करके। हाँ बस ध्यान बस यही है, बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, ये टू लगाना भूल जाते हैं, सिंपली इन दोनों को ऐड करके आ जाते हैं, फिर तुम नाम देते हो मैम सिली मिस्टेक हो गई, है ना, यही बोलते हो ना। ये ऐड करके अब लिख लेना, और इसमें 271.6। हाँ बस कर लेना, अब इतना तो कर लोगे, इतना भरोसा है मुझे तुम पे। इसमें कुछ ऐड मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये ब्रेक होके एक मैग्नीशियम देगा एक सल्फेट देगा, तो सिंपली इन दोनों को ऐड करो, दैट्स इट। Okay, so this is the first application of the Colruyt law. It has one more application that is also quite important. Let us focus on that and उसके फिर numericals practice करते हैं। उसका क्वेश्चन आ सकता है तुमको 3 नंबर में, जो अभी कराने लगी, सेकंड एप्लीकेशन। सबको क्लियर हो गई फर्स्ट वाली? प्लीज रिप्लाई क्विकली। यस मैम। कल से मैं क्या करूंगी, जो जो रिप्लाई नहीं करेगा उसकी वीडियो ऑन कराऊंगी, ठीक है? फिर मत कहना। To find degree of dissociation and dissociation constant.
कल तैयार होके बैठना, या तो रिप्लाई करने के लिए या फिर वीडियो ऑन करने के लिए, नो एक्सक्यूज। देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ये सारा हम वीक के लिए ही कर रहे हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा। तो अल्फा का बेटा एक फॉर्मूला है, लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम नॉट। ये फॉर्मूला लगा के हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा फाइंड कर सकते हैं। अब ये इन दोनों में फर्क क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज लैम्डा एम सी? पीयूष, व्हाट इज लैम्डा एम सी? पीयूष, तुमने असाइनमेंट भी बेटा सबमिट नहीं किया? तो ये मैंने थोड़ा सा करा है वो। हाँ, एक ना रूल है हमारी क्लास का कि जब असाइनमेंट के बाद ही, चलो आप तो पहली बार हो इसलिए एक्सक्यूज आज का, ठीक है, कल सबमिट करा देना, ठीक है। और मुझे बताओ लैम्डा एम सी क्या होता है, बोलो। मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन concentration. यस, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन। सी फॉर कंसंट्रेशन है ये, एट गिवन कंसंट्रेशन। पिया, व्हाट इज लैम्डा एम नॉट? Limiting conductivity molarity. मोलैरिटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यस, Molar ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा इसमें ध्यान रखना है कि ऊपर क्या रखना है, तो इससे तुम्हारा अल्फा आ जाएगा, ठीक है। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, फिर ये इक्विलिब्रियम चैप्टर का थोड़ा बेटा आएगा, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं मुझे नहीं लगता, तो फॉर्मूला याद कर लेना, वैसे मैं एक बार समझा देती हूँ। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ एसिटिक एसिड की। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए इसमें हम रिवर्सिबल का साइन दिखाते हैं, तो इट विल ब्रेक इनटू एसिटेट आयन प्लस H प्लस। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो इसकी C थी, कंसंट्रेशन मोलैरिटी की टर्म में ही देते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन C थी, तो ये कुछ नहीं ब्रेक हुआ। मान लो जैसे कोई रिएक्शन करते हैं आपा, तो शुरू में सारा रिएक्टेंट ही होता है ना बेटा, प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ये अल्फा ब्रेक हो गया, अल्फा ब्रेक हुआ, तो ये बनता है सी अल्फा, और ये बच जाता है C माइनस सी अल्फा। ऐसी चीजें बहुत देखी होंगी, इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। अल्फा क्या है? Yes. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कितना बना? C अल्फा। ये कितना बना? C अल्फा। ये कितना रह गया? C माइनस सी अल्फा। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको Ka लिखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते होगा ना तुम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ प्रोडक्ट कौन है? एसिटेट आयन प्रोडक्ट है, तो और कौन है? H प्लस आयन से। रिएक्टेंट की है एसिटिक एसिड, तो K फॉर बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वैसे, बट क्योंकि हम एसिड के साथ डील कर रहे हैं तो इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोल देते हैं, A फॉर एसिड। तो एसिटेट आयन कितने बने हैं? C अल्फा। H प्लस आयन कितने बने हैं? C अल्फा। एसिटिक एसिड कितना बच गया? C माइनस सी अल्फा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, हेयर C कॉमन आ गया 1 माइनस अल्फा, ये एक के साथ कट गया, तो योर Ka वैल्यू विल बी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इज इट फाइन? Yes, ma'am. बोलो बेटा, ये देखो ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, ये इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? तो वैसे तो ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, इतना तो कराया ही होगा मैं समझती हूँ +1 में। नहीं भी आता तो फॉर्मूला याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। अल्फा कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूला से। C क्या है? मोलैरिटी कंसंट्रेशन। Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। अब तुम पूछोगे मैम कोलरॉश लॉ कहाँ यूज हो रहा है? कोलरॉश लॉ तो बेटा यही निकालेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब ये निकलेगी तभी तो अल्फा निकलेगी, अल्फा निकलेगा तभी तो Ka निकलेगा ना, तो दे आर इंटर रिलेटेड। फाइन। अब मैं इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगी तुमको, तो मैं नई मीटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, ये बंद हो जाएगी 1 मिनट बाद, प्लीज रीजॉइन। So let's start the practice of the numerical.
So I'm taking solved example 3.9. ठीक है, इसी टाइप का आएगा बिल्कुल, और भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में। तो ये वाला लिखते हैं पहले। देखो क्या बोल रहा है, कहता कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोल पर लीटर एसिटिक एसिड is 4.95 into 10 power -5, ये -5 है, Simon centimeter inverse. The next line is calculate its dissociation constant if lambda m naught for acetic acid is 390.5 Simon centimeter square per minute. Question is very easy. The main point is कि जो डाटा बनाना है वो करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं, अब मैं जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा। पहली लाइन पढ़ के मुझे ये बताओ कि ये क्या दिया और ये क्या दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या दिया ये बताओ। कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोल पर लीटर इज इतना, कौन बताएगा? हम ये कैप है। हाँ, अब बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको कंडक्टिविटी देख के लैम्डा एम लिख देंगे। भाई कंडक्टिविटी कैपा होता है, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमेशा यूनिट्स पे ध्यान दो। यूनिट में कभी कंफ्यूजन नहीं रहती, नाम में फिर भी हमारा माइंड कभी गलती कर सकता है। तो तुमको सारे यूनिट पता होना चाहिए। आर के यूनिट ओम, जी के यूनिट ओम इनवर्स या साइमन या मोहस। उसके बाद रो के यूनिट कराए थे ना, याद नहीं रहते तो फॉर्मूला से किया करो। ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, कैपा के ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, देखो वही दिए हैं तो इट्स कैपा, ये कैपा है। और वो मोल पर लीटर क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी दी हुई है। समझ में आई बात? और निकालना क्या है हमको, एक तो के ए निकालना है, के ए ही निकालना है, और लैम्डा एम लिमिटिंग वाली वैल्यू दे रखी है। यूनिट लिख लेना। एसिटिक एसिड है, अभी पीछे तुमको समझाया था एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बनाया था अपन ने, वो तुम देख लेना। वो सारा मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ। तुम लोग वैसे लिख लेना पेपर में, दैट विल बी मच बेटर। लो मैं लिख देती हूँ कि ए का फॉर्मूला अपना बना था सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्योंकि एक सी ऊपर नीचे कट गया था। तुमको के का वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू है, सी मतलब मोलैरिटी पुट कर दोगे, तो अल्फा नहीं है अपने पास। अल्फा हमने सीखा, अल्फा कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला था बोलो, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। अब ये चाहिए अल्फा, अल्फा के लिए लैम्डा एम नॉट चाहिए, वो दे रखा है नो डाउट। लैम्डा एम सी नहीं दे रखा, क्या किया जाए, एनी आइडियाज? मतलब मैम कैपा भी है, वो भी है, इंटू 1000 हो जाएगा, के इंटू 1000 अपॉन एम। हाँ इधर देखो, लैम्डा एम का तुमको एक फॉर्मूला कराया था, कैपा इंटू 1000 अपॉन एम, याद है? ये कैपा उसका था, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कैपा के साथ लिंक्ड था ये। मतलब हमको लैम्डा एम सी, मतलब हमको कंसंट्रेशन, गिवन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। कौन सी गिवन कंसंट्रेशन, ये वाली। इस पे मोलर कंडक्टिविटी आपा को निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इस पे कापा तो दे रखा है, तो मोलैरिटी भी दे रखी है। इतना करके लैम्डा एम सी निकल आएगा, वो यहाँ पे पुट करोगे, 390.5 से डिवाइड करोगे, अल्फा आ जाएगा। अल्फा यहाँ पे पुट करोगे, और फिर दोबारा मोलैरिटी पुट करोगे, नीचे 1 माइनस अल्फा करोगे,
तो के ए आ जाएगा। कंसेप्ट पहले बताओ, कैलकुलेशन तो थोड़ी बड़ी रहेगी। कंसेप्चुअली समझ में आ गया तुमको क्वेश्चन, कैसे अप्रोच कैसे करनी है न्यूमेरिकल की? बोलो। यस मैम। केमिस्ट्री में Yes, बेटा ma'am. सीधा फंडा है कि जितना अच्छे से डाटा बनाओगे ना, डाटा बनाने का मतलब है कि जो दिया हुआ है और जो पूछा हुआ है उसको सिंबॉलिकली लिख लो, तो फिर अपने आप माइंड चलने लग जाता है, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से फॉर्मूले लगने हैं। कैपा दिया था, के पूछा था, एसिटिक एसिड का बना लिया मैंने, के का फॉर्मूला मेरे पास है। फिर मैंने देखा कि क्या मेरे पास है, क्या चाहिए, मुझे पता लगा अल्फा चाहिए, फिर मैंने अल्फा का फॉर्मूला दिमाग लगाया, याद किया। लैम्डा एम नॉट है, लैम्डा एम सी नहीं है, फिर ढूंढा क्वेश्चन में कहाँ है लैम्डा एम सी, नहीं मिल रहा, कैपा मिल रहा है कंसेंट्रेशन पे, तो फिर फॉर्मूला याद आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन तो देखो करनी पड़ेगी, वो तुम खुद करोगे। अब इसी के साथ मिलता जुलता एनसीईआरटी ने एक और क्वेश्चन है, बट दैट इज नॉट सॉल्व्ड, दैट इज द इंटेक्स अनसॉल्व्ड वन, उसको भी कर लेते हैं अपन। द कल मैं बेटा तुमको वो सिखाऊंगी, डिफरेंट टाइप की बैटरीज वगैरह हैं हमारे सिलेबस में, तो प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, इन्वर्टर में क्या सी बैटरी यूज होती है, फ्यूल सेल क्या होता है, करोजन वगैरह। और मतलब कल के बाद ऐसा लगाओ तुम्हारा 80% चैप्टर हो जाएगा, फिर एक टॉपिक बचेगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो वो अगले हफ्ते में हम 2-3 दिन में खत्म कर देंगे, फिर चैप्टर डन हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025, ये खुद से करना प्लीज। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोल पर लीटर मिथानोइक एसिड is 46.1 यूनिट लिख लेना, दे रखे हैं इसमें। ये ऐसे ही दिया हुआ है जैसे मैं लिख के तुमको दे रही हूँ। चलो एक बार जरा दिमाग लगाओ खुद से और सॉल्व करो, मतलब सोचो क्वेश्चन पे, फिर मुझे बताओ कि कैसे करोगे। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। क्या फॉर्मूला क्या होता है इसका? नहीं आता किसी को? एसिटिक एसिड नहीं है, मिथानोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड बोल दे जिसमें HCOH दिया सिंपली। तो ये डिसोशिएट कैसे करता है? ये बेटा डिसोशिएट करता है, इसको बोलते हैं मिथानोएट आयन या फॉर्मेट आयन बोलते हैं, प्लस H प्लस, ये याद रखना। जैसे एसिटिक एसिड एसिटेट आयन और H प्लस में ब्रेक करता है, मिथानोइक एसिड मिथानोएट आयन प्लस H प्लस में ब्रेक करता है, फॉर्मिक एसिड भी है इसका नाम। इसकी तुमको ये क्या दिया हुआ है? कैपा की वैल्यू, मान्या है, कैपा दिख कैपा रहा की है? वैल्यू है। ओ माय गॉड,
नहीं वो है मोलर कंडक्टिविटी है, सॉरी, कौन सी वाली? लैम्डा एम एट अरे कंसंट्रेशन। दिस इज लैम्डा एम सी। देखा, होगी ना गलती। मैम वैसे फिर कंसंट्रेशन भी तो है। हाँ, वही कह रही हूँ। मैंने ये बोलता लैम्डा एम सी है, लैम्डा मैं पहली गलती की कैपा बात कर एम। रही हूँ, मान्या तेरी कैपा वाली। ठीक है, तो देखो यूनिट से देखोगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, और वैसे तो इसने बेचारे ने तो लिखा भी मोलर कंडक्टिविटी है, इसकी हम गलती थोड़ी बोल सकते हैं। पिछली बार उसने नाम भी सही लिखा था, अकेला कंडक्टिविटी था। तो दोनों चीजें आनी चाहिए, उसका नाम भी और उसके यूनिट भी। नाम नहीं बिगाड़ने ना यूनिट बिगाड़ने। तो लैम्डा एम सी दिया, ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि उसने बोला कि इतनी कंसंट्रेशन पे इतनी ही थी वैल्यू, तो ये मोलैरिटी है। अच्छा, पूछा क्या है भाई? क्या क्या निकालना है सिंबॉलिकली, बताना। अल्फा और के क्या फॉर्मूला अल्फा का? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम सी तो हैगा, लैम्डा एम नॉट का की करिए। निखिलेश, अक्षित, तुम लोग भी बोल लो कुछ। क्या करें लैम्डा एम नॉट का? सारा कुछ दे रखा है, आंखें बड़ी करो। वैल्यू फाइंड। बेटा ये आयंस के अलग अलग दिए हैं, तो इनको ऐड ना कर दें, पूरे की आ जाएगी। देखो नॉट वालियां वैल्यू दी हैं बेटा, आयंस दियां ऐड कर दो सिंपली। सिखाया ना कल रोश ने। ये लिमिटिंग आयनिक वाली दे रखी है, इनको ऐड कर दो तो लैम्डा एम नॉट आ जाएगा तुम्हारे पास। उसको देख लेना कितना आ रहा है, डिवाइड करोगे 404.2 जितना भी आ रहा है उसको डिवाइड करोगे, अल्फा आ जाएगा। अल्फा आ गया था के दी द एक्सप्रेशन आंदा सानू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी मतलब मोलैरिटी पुट की, अल्फा तुसी कढ लिया, वो पुट किया नीचे 1 माइनस अल्फा, खत्म कहानी। हाँ जी, ये तुम्हारा मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। वो क्या करते हैं, कंबाइन करके 5 का बना देते हैं। जैसे 2 पार्ट होते हैं, 2 नंबर का कोई कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन दे देते हैं, थेरेटिकल, और 3 नंबर का ये न्यूमेरिकल। ये बहुत बार आया ऐसा क्वेश्चन। और फिर ये मतलब तुम्हारा बोर्ड में आने की बहुत चांसेस है ऐसे क्वेश्चन के। इसमें सारी एप्लीकेशन यूज हो जाती हैं कोलरोश की। ये भी जिसको पता होगा कि ऐसे मतलब सम करके निकालना है, वही बच्चा निकालेगा। और अल्फा वाली एप्लीकेशन भी यूज हो गई, और डिसोसिएशन कांस्टेंट वाली, तीनों एप्लीकेशन यूज हो गई, दोनों मतलब। ठीक है, तो एनसीईआरटी के मैंने तुमको क्वेश्चंस दिए थे, तुमने कर लिए? कोई डाउट नहीं आया क्या? बोलते तो हो नहीं, तो मैं तो यही मान के चलती हूँ कि सॉल्व हो रहे हैं तुम्हारे। 3.11 दिए थे 3.11 कर लेना बैक एक्सरसाइज का, ये इस टॉपिक के साथ लिंक्ड है। 3.10 भी है, बट वो ग्राफ है, तो ग्राफ वाले तो तुमको नहीं आएंगे। 3.11 कर लेना। मैंने तुमको 8 और 9 दिए थे, और 3.7 थेरेटिकल है, वो कर लेना। वेरिएशन जो हमने डिस्कशन करी है, ग्राफ वाली जो बनाए थे वो डिस्कस करना। आई बात समझ में? तो तुम्हारे सारे मतलब 3.11 तक सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए बेसिकली। बाकी के जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक के साथ लिंक्ड हैं, जो हम मंडे को शुरू करेंगे। वो तो आसान सा टॉपिक है अभी। ठीक है बेटा, फिर टेस्ट की तैयारी करो ढंग से। कल डाउट वगैरह ले लेना मेरे से, और मैं कल आपको बैटरी फ्यूल्स वाला थ्योरेटिकल टॉपिक है, आई थिंक सो मैंने उसके नोट्स बनाए थे, मैं उसी से तुमको पढ़ा दूंगी। उसमें ज्यादा थोड़ा सा क्रैमिंग वाला पोर्शन रहेगा, समझ के क्रैम करना रात। ओके बेटा, फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट।